हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स। आज है क्लास 5। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं प्रीलिम्स 2027 के लिए, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उन्हें याद रखने की ट्रिक्स भी समझाएंगे। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। With reference to the Navchar Mantra program, consider the following sectors prioritized under it। तो सबसे पहले नवचार का मतलब समझते हैं। नवचार का मतलब होता है इनोवेशन, और नवचार मंत्र का मतलब होता है फॉर्मूला ऑफ इनोवेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि ये इनोवेशन की बात है कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में। तो फिर अब इसको करंट वर्ड से रिलेट करिए कि कौन कौन से सेक्टर्स में इनोवेशन की ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर की फील्ड में। तो इसमें देखिए, एग्रीटेक में भी ज़रूरत है, हेल्थ टेक में भी है, एजुकेशन में भी चाहिए, स्किलिंग में भी इनोवेशन चाहिए, क्लाइमेट में भी इनोवेशन चाहिए, सस्टेनेबिलिटी में भी चाहिए, रूरल कॉमर्स में भी चाहिए, एमएसएमई में भी चाहिए। तो ये तीनों ही जो आपके ग्रुपिंग दे रखी हैं, इन सब एरियाज़ में इनोवेशन की ज़रूरत है। इसलिए ये सारे सेक्टर नवचार मंत्र प्रोग्राम के अंदर प्रायोरिटी पर रखे जाएंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज मेटियोरोलॉजिकल फोरकास्टिंग, कंसीडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव। पहला है मिशन मौसम। तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि ये मौसम के बारे में है, यानी वेदर। दूसरा है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। तो ये भारत के कुछ मॉडल्स हैं, मशीन लर्निंग मॉडल है, एमएल मॉडल्स हैं, जिनके थ्रू हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाते हैं या फोरकास्ट कर पाते हैं कि हमारा जो मेट्रोलॉजिकल है, हमारा जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तीसरा है एआई इनेबल्ड फोरकास्ट फॉर मॉनसून एडवांस। ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि एआई हर जगह यूज़ हो रहा है इस टाइम। तो हम अपनी फोरकास्टिंग और मॉडलिंग में भी यूज़ करेंगे एआई को। चौथा है स्काई कास्ट सिस्टम। ये ये मतलब आसमान की विजिबिलिटी को बताता है, स्काई में विजिबिलिटी कैसी है, जिससे कि हमारा जो एयर ट्रेवल है उसमें बहुत हेल्प होती है। ये ऑप्शन भी सही है। तो अगेन चारों पॉइंट सही है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। पहला स्टेटमेंट है, द ऑब्जर्वेटरी इज डिजाइंड टू ट्रैक ग्लोबल सप्लाई ट्रेंड्स एंड वल्नरेबिलिटीज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नाम में ये दे रखा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है, तो ये क्या करेगी? ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्व करेगी। किसकी? क्रिटिकल मिनरल्स की। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट फोकसेस ओनली ऑन मिनरल्स यूज्ड इन द डिफेंस सेक्टर एंड एक्सक्लूड्स क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन। तो डिफेंस सेक्टर में तो यूज़ होगी, पर यहाँ दे रखा है ओनली इन डिफेंस सेक्टर। ये पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो सबसे ज़्यादा बात जो है वो क्लीन एनर्जी की चल रही है। तो कोई भी अगर हम चीज़ बनाएंगे, कोई भी नया इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे या फिर पॉलिसी बनाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसमें क्लीन एनर्जी की बात ना करें, अगर उस डोमेन को कवर करती है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए, ओनली वन। इसको 2 मान लीजिए, गलत टाइप हो गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेगा साइंस विजन 2035 रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट रिसर्च। पहला स्टेटमेंट है, द रिपोर्ट स्टेटेड दैट इंडियन अर्थ सिस्टम मॉडल्स आर इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरेन क्लाइमेट मॉडल फ्रेमवर्क। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम
इंटायरली इंडिपेंडेंट नहीं है। हम कुछ मशीनरी अभी भी फॉरेन क्लाइमेट मॉडल्स की यूज़ करते हैं, हम कुछ एमएल मॉडल्स यूज़ करते हैं फॉरेन क्लाइमेट के। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि हम इंडिपेंडेंट, इंटायरली इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट आता है, इट नोटेड दैट इंडिया हैज़ बिकम हैविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड क्लाइमेट मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये स्टेटमेंट सही है। अभी जैसा ऊपर इसने कहा वही चीज़ घुमा के बोल दी है। पहले में कहा कि हम इंटायरली इंडिपेंडेंट हैं, दूसरे में कहा कि हैविली डिपेंडेंट है, तो ये गलत है, तो ये सही है। देखिए हैविली डिपेंडेंट तक सही है, अगर बोलते कि कंप्लीटली इंटायरली डिपेंडेंट है तो वो भी नहीं सही है। ना तो हम इंटायरली डिपेंडेंट है, ना ही हम इंटायरली इंडिपेंडेंट है। बीच का बैलेंस है, कुछ चीज़ें हमें बाहर से लानी पड़ रही हैं, कुछ हम अपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये बहुत ही डिस्कशन में रहती है, न्यूज़ में रहती है, इसको आप ज़रूर याद करिएगा, हो ही गई होगी अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रसिया। यहाँ तक तो सही है। रसिया की रिवर से ये नाम आया है और इंडिया की रिवर से ये BRAH आया है। इस तरह से इसकी नेमिंग हुई है, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डेवलप किया है। इसका अगला जो पार्ट है, फीचरिंग प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडिया एंड गाइडेंस सिस्टम फ्रॉम रसिया। तो ये पार्ट गलत है, पर इसकी वजह से पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसका सही क्या है कि इंडिया ने जो है वो गाइडेंस सिस्टम दिया है। भाई लोकल जो डेटा है वो इंडिया के पास है कि कैसे किस जगह पर काम करना है, किस जगह पर अटैक करना है। और जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो चीज़ रसिया देगी, क्योंकि डिफेंस की टेक्नोलॉजी तो रसिया के पास है। प्रोपल्सन सिस्टम रसिया ने दिया हुआ है, तो इसलिए सेकंड पार्ट गलत होने की वजह से पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, द मिसाइल इज कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड, एयर, सी एंड सबमरीन प्लेटफॉर्म्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो लैंड हो, एयर हो, सी हो या फिर सबमरीन हो। तीसरा स्टेटमेंट आता है, इट ऑपरेट्स एट सुपरसोनिक स्पीड टिपिकली रीचिंग बिटवीन मैक 2.8 एंड मैक 3। तो ये स्पीड की यूनिट है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 2.8 मैक से 3 मैक तक है। और रसिया और इंडिया का जॉइंट इनिशिएटिव है। और तीसरा चीज़ आता है इसमें कि अरे चारों प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसकी वजह से ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी इस पे हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि इसका अभी बेस ईयर चेंज हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है, द लेटेस्ट IIP सीरीज यूजेस 2022-23 एज द बेस ईयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिसेंटली इसका जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ है। अगला स्टेटमेंट है, अंडर द रिवाइज्ड IIP फ्रेमवर्क वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेपरेट सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कल हमने बात की थी, ये सब मॉडर्न इकोनॉमी के सेक्टर है, तो जब इसको रिवाइज किया गया है तो ये सारे सेक्टर जो मॉडर्न इकोनॉमी या फिर करंट वर्ल्ड सिनेरियो को, करंट इकोनॉमी को रिजेंबल करते हैं, परफेक्ट पिक्चर शो करते हैं, तो उन सब को हम इंक्लूड करेंगे जब भी हम इंडेक्स रिवाइज करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट आता है, द वेट ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग इन द रिवाइज्ड IIP हैज़ इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस सीरीज। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि न्यूमेरिकली तो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हर साल आप देखें तो माइनिंग बढ़ ही रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, GDP बढ़ रही है, माइनिंग बढ़ रही है। पर अगर हम इसे परसेंटेज वाइज देखें कि प्रीवियस इंडेक्स में उसको कितना परसेंट एलोकेट हुआ था और अब इंडेक्स में, अब के इंडेक्स में, नए इंडेक्स में कितना एलोकेट हुआ है, तो परसेंटेज वाइज
ये डिक्रीज कर रहा है क्योंकि बाकी और कई सेक्टर आ गए। अब जैसे ये वाले जो अभी हमने पढ़े, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जब नए सेक्टर आएंगे तो टोटल पाई में से उसका जो पोर्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो बाकी दो स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका आएगा ओनली टू, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट इन द जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जजमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपकी जो इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है, कि आपका डेटा प्राइवेट हो, आपका डेटा पब्लिक ना हो, वो भी राइट टू प्राइवेसी का ही एक पार्ट है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आता है, राइट टू बी फॉरगॉटन सीक्स टू बैलेंस एन इंडिविजुअल्स प्राइवेसी, एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी इंटरेस्ट और उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच के बैलेंस मेंटेन करना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि आपका राइट है, सपोज आपका राइट है कि आपका जो पर्सनल डेटा है, मान लीजिए आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो बाहर ना जाए, ये आपका राइट है, राइट टू बी फॉरगॉटन है। लेकिन एक पब्लिक इंटरेस्ट और का भी एक फ्रीडम है। पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ अगर ज़रूरी है, भले वो आपकी पर्सनल है, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो उसे वो डेटा पब्लिक होना चाहिए। अभी अगले अगले आगे और अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन है, कि अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें रिवोक भी करना पड़ेगा तो रिवोक किए जाएंगे। इसी तरह से राइट टू बी फॉरगॉटन भी है, कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरत पड़ी तो उसके अंडर ये आप इसे छुपा नहीं सकते अपने डेटा को। तीसरा स्टेटमेंट है, द प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस रिक्वायर जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स टू बी रीजनेबली एक्सेसिबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, जो हमने पिछले स्टेटमेंट में बात किया है उसी का एग्जाम्पल है एक तरह से ये, कि मान लीजिए आप पर कोई केस हुआ, सपोज आप पर कोई फॉल्स एलिगेशन लगे डाउरी वगैरह के केस में मान लीजिए, और उसके बाद ये आपकी कोर्ट फाइल बन गई। अब कोर्ट फाइल बनने के बाद आप 5 साल 6 साल केस चला, उसके बाद आप जो हैं मतलब फ्री हो गए, कोर्ट ने आपको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया कि आपकी कोई गलती नहीं थी। अब आप चाहते हैं कि ये जो केस है ये पब्लिक इंफॉर्मेशन से हट जाए, क्योंकि ये आपकी राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, इसलिए आप अपना राइट टू बी फॉरगॉटन चाहते हैं। बट पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है कि इस तरह का केस पब्लिक नॉलेज में तो होना ही चाहिए ना। तो आपकी तो इसमें बैलेंसिंग चलेगी कि जो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कि आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए एड्रेस है, वो सब हटा दिए जाएंगे। लेकिन जो मेन स्टोरी है केस की, जो मेन केस है उसकी स्टोरी लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई केस आए तो लोग एक साउंड डिसीजन ले सकें। ओके, अगले स्टेटमेंट आते हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन इज एक्सप्लिसिटली गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जो आर्टिकल 19(1)(a है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो एक स्टेटमेंट आपकी गलत है, 3 सही है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओनली 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regards to the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act 1996 is correct। पहला स्टेटमेंट है, पेशा एक्सटेंड्स द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत टू द 5th शेड्यूल एरियाज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये पार्ट 9 का ही पार्ट है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा, पहले अगले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। अंडर पेशा
द ग्राम सभा इज एम्पावर्ड टू सेफगार्ड ट्राइबल ट्रेडिशन, कस्टम एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये स्टेटमेंट भी सही है कि जहाँ पर पंचायत है ट्राइबल एरियाज में, तो वहाँ पर पंचायत ही ये डिसाइड करेगी कि जो ट्राइबल ट्रेडिशन है उसको सेफगार्ड करना, कैसे सेफगार्ड करना है। अगला स्टेटमेंट है पेसा अप्लाइज टू बोथ फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल एरियाज। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। पहले अंतर समझ लेते हैं, दो हैं, एक है फिफ्थ शेड्यूल एरिया है और एक है सिक्स्थ शेड्यूल एरियाज। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में नॉर्मल शेड्यूल एरियाज आते हैं और इस पे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलती है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब है कि कोई भी चीज़ तब तक, कोई भी लॉ तब तक वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है जब तक एडीसी उसे कंफर्म ना करे। और नॉर्मल जो शेड्यूल एरियाज है वहाँ पर पैसा अप्लाई होता है। कोई भी लॉ बनेगा तो वो अप्लाई होगा, सब्जेक्ट टू दी कि वहाँ की ग्राम सभा के पास स्पेशल राइट्स हैं कि कुछ कुछ चीज़ों पे वो वीटो पावर यूज़ कर सकती है। तो इस तरह से थर्ड पॉइंट आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये सिक्स्थ शेड्यूल एरियाज पर नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल पे एरिया एप्लीकेबल है। अगले स्टेटमेंट पर आते हैं, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा इज लार्जली कैरीड आउट थ्रू स्टेट लॉज एंड रूल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है। यही हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर है। अग तो आपका थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फोर्थ सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, जुडिशियल वर्क इंक्लूड्स नॉट ओनली कंडक्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग बट ऑल्सो रिसर्चिंग प्रेसिडेंट्स, एनालाइजिंग रिकॉर्ड्स एंड ड्राफ्टिंग जजमेंट। यानी जो जुडिशियल वर्क है इसमें सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं आती, बल्कि रिसर्च करना, मतलब पुराने कोई ऐसे उनको रिसर्च करना, रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना और जजमेंट को ड्राफ्ट करना, ये भी जुडिशियल वर्क का ही पार्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, जुडिशियल वैकेशंस ऑफन प्रोवाइड अनइंटरप्टेड टाइम फॉर जजेस टू कंप्लीट पेंडिंग जजमेंट एंड प्रिपेयर फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस। कि जो आपको जुडिशियल वैकेशन मिलती हैं उससे आप एक तरह से फ्री माइंड से आप अपने पेंडिंग जजमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, और जो भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उनके लिए अगर आपको तैयार करना है, अपने आप को कुछ स्टडी करना है, तो वो आप स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, द क्वालिटी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग डज नॉट डिपेंड्स सोली ऑन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन ओपन कोर्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कोई जज कितनी देर कोर्ट में रहता है या कितने घंटे काम करता है। वो चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं, और इसीलिए आप देखें तो ये जुडिशियल वैकेशंस का भी प्रोविज़न है कि आप आराम से जाइए, सोचिए और सही डिसीजन लीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। जो पहले हमने 3 स्टेटमेंट पढ़ी, उनमें से कौन से इन्फ्लुएंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला इन्फ्लुएंस है, द विजिबल कोर्ट रूम प्रोसीडिंग कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन पार्ट ऑफ द जुडिशियल फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग ही नहीं है, उसके साथ साथ आपका रिसर्च भी है और डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो ये सारी चीज़ें भी कोर्ट के फंक्शन का, जुडिशियल फंक्शन का पार्ट है। दूसरा इन्फ्लुएंस है, रिड्यूसिंग जुडिशियल वैकेशंस विदाउट एड्रेसिंग वर्कलोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट मे नॉट नेसेसरली इम्प्रूव जुडिशियल एफिशिएंसी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि भाई सबसे ज़्यादा शिकायत लोगों को यही रहती है कि जजेस की छुट्टी बहुत ज़्यादा होती है और कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है। तो सिर्फ कोर्ट, अगर हम जजेस की छुट्टी कम करते हैं तो उसकी ये गारंटी नहीं हो जाती कि जो कोर्ट की जितने पेंडिंग केसेस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे जुडिशियल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड्स वंस अ जजमेंट इज डिलीवर्ड। ये स्टेटमेंट गलत है,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने जजमेंट दे दिया उसके बाद जज की या जुडिशियल सिस्टम की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जुडिशियल की अकाउंटेबिलिटी हमेशा से रहती है। इसीलिए आप अगर देखें, जो आपका बेसिक, एक फेमस एग्जांपल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए आप देखें कितनी बार अमेंडमेंट हुई, कितनी बेंचेस बैठी, और खुद के डिसीजंस को उन्होंने बाद में चेंज किया। इसी तरह से जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ जजमेंट देने के साथ ख़त्म नहीं हो जाती है, उसके आगे भी वो रहती है। तो थर्ड इन्फ्रेंस आपका रॉन्ग है। तो ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडिया म्यांमार रिलेशन इज करेक्ट। म्यांमार इज द ओनली एशियन कंट्री दैट शेयर्स बोथ अ लैंड बाउंड्री एंड अ मैरीटाइम बाउंड्री विद इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे मैप में भी आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा इंडिया है और ये म्यांमार है। तो ये इकलौती कंट्री है जो कि हमारा लैंड से भी बॉर्डर शेयर करती है और साथ में ही वाटर बॉर्डर भी शेयर करती है। और बाकी एक आपको रह सकता है कि हम तो बांग्लादेश के साथ भी लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर शेयर कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पर बांग्लादेश एक आसियान कंट्री नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। आसियान कंट्री म्यांमार है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, म्यांमार ऑक्यूपाइज अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज अ लैंड ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया विद साउथ ईस्ट एशिया। ये बात बिल्कुल सही है भाई। जब कोई कंट्री एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है तो कि वो आपका जो है लैंड कनेक्टिविटी उसी के थ्रू हो रहा है, तो फिर हमें उसको अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन देनी पड़ेगी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ईरान इज करेक्ट। पहला है, द 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था जिसके बाद खमेनेई आए थे, जो कि अभी ईरान की मत क्या बोलें यूएस की स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में जिनकी डेथ हो गई। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 1979 वो पीरियड था जिसमें इंडिया में भी एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। इसी तरह से ईरान में भी थी। बस 1975 में इमरजेंसी लगी, 1977 में जो हमारा जनता दल था वो इलेक्शन जीता और 1979 तक रहा, पर एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं थी। अगला स्टेटमेंट आता है, द स्लोगन वुमेन लाइफ फ्रीडम गेंड ग्लोबल प्रोमिनेंस फॉलोइंग द डेथ ऑफ महसा अमीनी इन 2022। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें आपको महसा अमीनी एक 22-23 साल की लड़की थी जिसको क्या हुआ था कि जो ईरान की पुलिस थी उसने डिटेन कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने जो हिजाब पहना था वो सही तरीके से नहीं पहना था। उसके बाद फिर कस्टडी में ही उसकी डेथ हो गई क्योंकि जो ऑफिसर्स थे उसने उसको काफ़ी मारा पीटा, जो भी किया, हरास किया, और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद ये जो स्लोगन है वुमेन लाइफ फ्रीडम, इसने फिर एक ग्लोबल प्रोमिनेंस इसको मिला। और ये चीज़ ये भी समझिएगा, जो ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद खमेनाई आए थे, ये थोड़ा एंटी वुमेन लिबरेशन थे, क्या आप कह सकते हैं कि वुमेन की लिबरेशन के थोड़े अगेंस्ट में थे। तो पहले दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन ख़त्म हुए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी के साथ आप कमेंट अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रहे हैं, इन्हें कंटिन्यू किया जाए या फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा है। और आप
कि क्या स्कोर आए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए इतने में से। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि चीज़ें इतनी ज़्यादा रिवाइज हो जाएं कि आपके दिमाग में सही से बैठ जाएं, और एग्ज़ाम के टाइम अगर आपको सिमिलर स्टेटमेंट दिखे तो आप इजीली इस कंक्लूज़न तक पहुंच सकें कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। थैंक यू।